चालू करें? ठीक है, ओके, यूनिट 1, ओके, पेज नंबर 3 से चालू हो रहा है। ओके, सबसे पहले चालू करते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट चाहिए, स्पीड चाहिए, बट एक्सप्लेनेशन वाला। ओके, अगर खाली हेड पॉइंट वाले पढ़ने वाला रिवीजन लेक्चर चाहिए, वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैं वो इसकी प्लेलिस्ट भी भेजूंगा, सिर्फ हेड पॉइंट है उसके अंदर, सिर्फ हेड पॉइंट। समझ में आ रहा है? हेड पॉइंट, हेड पॉइंट, पॉइंटर, पॉइंटर, पॉइंटर है। अभी वाले मैं जो रिवीजन कर रहा हूँ, ये एडिशनल कौन सा रिवीजन है, जिसमें डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बोलते हैं ना अपन, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है, जिसमें पॉइंटर भी समझा रहा हूँ, सब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, ये पॉइंट में क्यों आया, ऐसा समझाते जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चालू करते हैं मालिक। ओके, सबसे पहला, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सेकंड, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में 3 चीजें होती है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन। वैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को मिला दिया तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस याद रखने का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को दोनों को मिला दिया तो क्या मान दिया? प्रॉमिस। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 2 चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, इनके डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला, ओके, मीनिंग क्या था? अगर एग्रीमेंट याद है, इट इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। शायद आपको याद हो डेफिनेशन। ओके, प्लीज डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करिए। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस, आराम से, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ओके, अगर आपको याद होगा, मैंने प्रॉमिस किया आपको, मैं लॉ पढ़ाऊंगा, और आपने प्रॉमिस किया मैं 10,000 दूंगा, तो एवरी प्रॉमिस इज बिकमिंग, तूने भी प्रॉमिस किया, मैंने भी प्रॉमिस किया, और हम दोनों के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या बन रहे? कंसीडरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। पर इसको लॉ की नजर में कब देखा जाएगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट आएगा नहीं। तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, एग्रीमेंट कैन बी लीगल एंड सोशल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी लीगली एनफोर्सेबल। सर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आपको अधिकार मिलता है कोर्ट में जाने का? एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी, बट एग्रीमेंट में डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू एवरी पार्टी। रीजन सिंपल है, क्योंकि एग्रीमेंट कैन बी ए कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी ओनली एग्रीमेंट। अगर वो सोशल एग्रीमेंट है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कहां पर जा सकते हो? कोर्ट में। एंड लास्ट पॉइंट, एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफरेंस बिटवीन पक्का क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन आता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? तो इसको सेक्शन 10 के हिसाब से याद रखने का है। हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चाहिए? अगर आपको याद होगा तो इसको 6 + 5 पॉइंट में अपन ने डिवाइड किया। मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो पहले 6 पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ये 6 पॉइंट अब हम लोग आगे यूनिट्स में पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको 5 पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है। इफ रिमेंबर ओनली फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए अच्छे से। ये 2 पॉइंट में आपको सटीक से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कंसेंट फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यूनिट 3 में पढ़ी रहे हैं। तीसरा सिनेरियो, कंपिटेंसी टू पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये अपन ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। ओके, कौन होते हैं कंपिटेंट पर्सन? मेजर, साउंड माइंड एंड पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अगले वीक में देखेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसका एक अभी के लिए एग्जांपल मैंने दे दिया। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया किसी का मर्डर करने का, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं, ये लॉफुल नहीं होगा। और शायद आपको एक नाम इसके लिए आगे के पेज में दिखेगा ही। ये कॉन्ट्रैक्ट बोले जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या इलीगल होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट। आई होप याद होगा तो। और इलीगल एग्रीमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? वो खाली वो एक एग्रीमेंट वॉइड होगा या उसके रिलेटेड जो भी रहेगा वो भी सारे वॉइड होंगे? सारे वॉइड होंगे। ओके, याद रखना। एंड लास्ट पॉइंट, द एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कौन सा सेक्शन था? 24 to 30। 24 मतलब 24, 23 कंसिडरेशन अनलॉफुल है, 24 पार्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल। तू मुझ पे केस नहीं करेगा अगर कुछ भी हुआ तो, याद आया? 29 जब मीनिंग इज अनसर्टन। एंड 30 कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वेजरिंग। ओके, एंड इसके साथ में और एक याद होगा 56। मेरे को नहीं लगता याद देने की जरूरत है। 56, 56, 36, 56, 36, 56, 36, 56, 36, 56, 36, 56। कुछ याद आया? ओ माय गॉड, यू फॉरगॉट। 36 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पॉसिबल। तो 56 भी वाइड ही है, पर कौन सा वाला? इम्पॉसिबल। 2 तरह की इम्पॉसिबिलिटी थी उसके अंदर। कौन सी 2 तरह की इम्पॉसिबिलिटी? इनिशियल एंड सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट। याद आया? दोनों के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वाइड। तो सेक्शन 56 का जिक्र दिया है, पर मेनली अपने को इधर याद रखने का 26 से लेकर 30 का। ओके, और इसके बाद आता है क्या कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होना चाहिए? यस, 2 पार्टी का एक केस लॉ याद रखने का। ओके, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल, जिसके अंदर 2 पार्टी थी, पार्टनरशिप फर्म था, और पार्टनरशिप फर्म ने ओके केस किया था। किसने केस किया? इनकम टैक्स ऑफिसर ने। पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉपर्टी अपने आप में बांटी थी वो क्या माना जाएगा? सेल।
लेकिन क्या वो सेल माना गया? नहीं, क्योंकि ये अपने आप को बांटी हुई है. देयर इज नो टू पार्टीज एज सच, इसीलिए टू पार्टीज होना जरूरी है. एंड सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. आई होप इसका केस लॉ का नाम याद हो आपका, बेल्फर वर्सेस बेल्फर. ये कॉन्टेक्स्ट आपके लिए आएगा. तो जब तक रिलेशनशिप इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है ना, तब तक कॉन्टेक्स्ट होगा ही नहीं. अच्छा मेरे को बताओ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता क्या? याद कर, अभी अभी देखो मैच्योरिटी आ गई है. जिस दिन मैं ये यूनिट 1 पढ़ा रहा था ना, तब तक मैच्योरिटी नहीं थी, अभी है मैच्योरिटी. मेरे को बताओ, क्या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तो आप बोलोगे सोशल एग्रीमेंट है. सोशल एग्रीमेंट क्यों है? अच्छा एक एग्जांपल, बेल्फर वर्सेस बेल्फर में क्या था? पति गया बाहर, उसने बीवी को प्रॉमिस किया था. आई होप याद है बड़ी. ओके मैं मंथली दूंगा. ओके मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्ट था या सोशल था? सोशल. अभी मेरे को बताओ उसको सोशल क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें क्या मिसिंग था? नहीं, कंसीडरेशन. अच्छा कंसीडरेशन ही नहीं है ना, मैं बीवी को ये देना, बीवी में से क्या देने वाली है? आई होप ये झेपा क्या मालिक. अब मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर ही आया, मेरे को बताओ क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो सकते हैं क्या? याद करके बताओ कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे करोगे? बिल्फर वर्सेस बिल्फर में ये वैलिड कब होता था? कंसीडरेशन तो नहीं था ना, फिर क्या होना चाहिए था? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन. पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन. याद आया मालिक? और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में 4 पॉइंट क्या थे? पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए दोनों में. नियर रिलेशनशिप. तीसरा राइटिंग. चौथा रजिस्टर्ड. अगर ये वेलफेयर में ये होता ना, क्या होता था? राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. तो उसकी वाइफ 100% क्लेम कर सकती थी, क्योंकि फिर ये एग्रीमेंट नहीं होता, क्या बन जाता था? कॉन्ट्रैक्ट. क्या ये पॉइंट याद आया मालिक? ये मैच्योरिटी की वजह से डे 1 पे तो ये डिस्कस ही नहीं कर सकते थे अपन, क्योंकि अपने को आधी चीजें मालूम ही नहीं थी. बट आई होप यू आर कनेक्टिंग द पॉइंट. लेकिन मेरे को बताओ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट. कौन सा एग्रीमेंट? सोशल. लेकिन अगर मैं उस क्वेश्चन में डाल दूं वो रिटर्न भी था, वो रजिस्टर्ड भी था, बात खत्म. कोर्ट ने बोल दिया ना, कोर्ट ने धप्पा मार दिया, मतलब क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. आई होप ये क्लियर मालिक. अगले 3 पॉइंट है, एक बार रीड मार दिया खत्म है, पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. मैं जादू से आपको 5 करोड़ रुपए लेके आऊंगा, ओके आप मुझे 10 लाख रुपए देना, मतलब क्या चोमू आदमी हूं मैं? मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट है, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा और तुमसे 10 लाख ले रहा हूं 5 करोड़ देने के. मतलब आई होप यू आर कनेक्टिंग द पॉइंट. मतलब क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं. ओके सो एनीवे कौन से सेक्शन में कवर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? 56. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट. ओके सेक्शन 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. भारत माता की जय. झेपा क्या बड़ी. ओके इसके बाद आता है, मेरे ख्याल से चार्ट देख के आपको फटाफट क्विकली याद आ जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर. तो 3 पॉइंट है, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, सेकंड बेस्ड ऑन ओके फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, एंड थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. बेस्ड ऑन वैलिडिटी कितने पॉइंट है? 5. वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल. पहला वैलिड एग्रीमेंट. वैलिड एग्रीमेंट मतलब एनी ऑल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताओ. एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एवरीबॉडी क्लियर? वॉइडेबल, वॉइड बताओ. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इधर एग्रीमेंट नहीं लिखना. अ कॉन्ट्रैक्ट विच cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable and voidable. An agreement, see a contract नहीं है इधर वर्ड, an agreement, okay, which is enforceable by law at the option of one party, but one party or parties, याद आया, but not at the option of other. This is called which agreements? Voidable. तो voidable का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? ओके चौथा वाला कौन सा एग्रीमेंट है? इलीगल. अच्छा इलीगल और void में डिफरेंस बताओ. इलीगल और void में डिफरेंस बताओ. इलीगल और void में डिफरेंस बताओ. इलीगल एग्रीमेंट्स का स्टार्टिंग से ही void है, इसको बोलते हैं void ab initio जैसा. लेकिन void एग्रीमेंट स्टार्टिंग से void जरूरी नहीं है. स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हो सकता है, एग्जांपल अपना एग्रीमेंट है, बाद में एक्सीडेंट हो गया, मां कसम गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? void. तो ऐसा भी हो सकता है void में. अच्छा ऑल void एग्रीमेंट्स आर इलीगल? नहीं नहीं नहीं, सोच के बताओ. ऑल void एग्रीमेंट्स आर इलीगल? नो. बट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void. void एग्रीमेंट का कोलेटरल एग्रीमेंट void नहीं होता. ओके लेकिन इलीगल का कोलेटरल एग्रीमेंट void होता. इलीगल एग्रीमेंट अगर एंटर किया क्या सजा मिल सकती है? void एग्रीमेंट अगर हुए थे तो क्या सजा मिलने वाली है क्या? नहीं. तो याद रखने का ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपको लिखाया हुआ था. ओके आई होप ये क्लियर मालिक. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा एग्रीमेंट है? अनएनफोर्सेबल. ये मेरे को बताओ वैलिड है या void है? वैलिड है या void है? अनएनफोर्सेबल कौन सा है? मां कसम बोल रहा हूं एकदम तोड़. और अभी तो बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आप आगे पढ़ चुके हो. ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वैलिड या void? वैलिड है, लेकिन कुछ कारण से अभी तक एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. एग्जांपल इफ यू रिमेंबर टाइम बार डेट्स, 3 साल हो गए, क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं क्या?
नहीं। अब मेरे को और एक एग्रीमेंट आप बताइए, क्योंकि अपना ऑल सिलेबस हो चुका है, तो मेरे को बताओ कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड है बट एनफोर्सेबल नहीं है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टिल दैट पर्टिकुलर, अच्छा 32 याद आ रहा है, 32 का नाम बोलते ही तेरे दिमाग में आना चाहिए। 31 इज कंटिंजेंट, 32 इज हैपनिंग। अब मेरे को बताओ, जब तक हैपन नहीं हुआ है तब तक तुम एनफोर्स कर सकते हो क्या? तो अगर मैंने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, 30 जून को हैपन होने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट बीच में क्या है? वैलिड है पर अनएनफोर्सिबल। समझ में कुछ आ रहा है? तो देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड बट अनएनफोर्सिबल। आई होप नाउ कनेक्टिंग मच बेटर वे। तो डे 1 पे और अभी मैच्योरिटी आ रही है मालिक। ओके, तो ये 5 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ओके, एक क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको बता दिया था। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ओके, तो आपको एक कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है, 2 लाइन का क्वेश्चन दिया जा सकता है और बोला जाता है वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब तक यूनिट 3 खत्म नहीं होता तब तक ये पूछना मेरे लिए मुश्किल है। तो ये आपको यूनिट मतलब पहले टेस्ट पेपर में नहीं आने वाला, लेकिन सेकंड टेस्ट पेपर में इसके क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि भाई तेरा और मेरा एग्रीमेंट हुआ, उसके पहले मेरा घोड़ा मर गया था, याद आया? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ओके, इंपॉसिबिलिटी है ना, क्या मर चुका है, क्या बेचेगा मैं तेरे को? ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइड। पर वाइड का डेफिनेशन लिख के अपने को आंसर लिखना पड़ता है। ओके, तो दैट्स हाउ योर सिनेरियो। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में पहले 2, एक्सप्रेस, इंप्लाइड। याद करके बताओ एक्सप्रेस कौन सा होता है? एक्सप्रेस खाली रिटर्न नहीं, ओरल भी हो सकता है। तो इट एक्सप्रेस मतलब मैंने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया, आइदर वर्ड्स आर रिटर्न और ओरल। लेकिन फिर इंप्लाइड कौन सा है? 3 पॉइंट। एक्ट है मेरा, ओके, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कोर्स ऑफ डीलिंग। 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो एक्ट हो सकता है, एक कंडक्ट ऑफ पार्टी हो सकता है, एक कोर्स ऑफ डीलिंग। ओके, एग्जांपल कोर्स ऑफ डीलिंग का एग्जांपल याद दिला रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, है ना, पहले 3 बार ट्रांजेक्शन कर चुका हूं, 1 महीने का क्रेडिट लेके जा चुका हूं, 4थी बार ट्रांजेक्शन किया, अब मैं 3 महीने के बाद पैसे दे रहा हूं। तुम बोलो 1 महीने में पैसे मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो? यस, क्योंकि हमारा कोर्स ऑफ डीलिंग क्या बोलता था, कितने महीने का क्रेडिट मिल रहा था? 1 महीने का। दैट इज कॉल्ड विच कॉन्ट्रैक्ट्स? इंप्लाइड। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, उसके बाद आता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी। अब मेरे को तो नहीं समझाने की जरूरत है ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो आराम से बैठेगा ना बड़ी, यूनिट 6 के रिवीजन में भी हो जाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, याद करके बताइए। मां कसम है, इधर मैं आगे पूछ रहा हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या हो जाते हैं? हो जाते हैं, मतलब किसने होना है? लॉ ने। इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, कंसिडरेशन नहीं, कंपिटेंसी नहीं, ये कुछ भी नहीं होता है। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है किसकी नजरों में? लॉ। इसमें मुझे क्या मिलेगा? पैसा, लेकिन जरूरी नहीं लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। एंड तीसरा, ये अधिकार मेरा दुनिया के सामने है या खाली एक पार्टी के सामने? एक पार्टी के सामने। याद आया मालिक? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हमने क्या यूज किया है? इंटरनेट, ईडीआई, अगर याद है तो ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। याद होगा, अगर मैं ईमेल में मैंने तुम्हारे साथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिया है तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? ई कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे सर ये रिटर्न है ना, याद रखना, मिक्स नहीं करना। रिटर्न रहा तो एक्सप्रेस है, लेकिन अगर ईमेल यूज किया है तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्रेस होगा पर मेनली कौन सा होगा? ये ई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इंप्लाइड। याद रखना, टैसिट याद है? टैसिट, टैसिट मतलब अभी एग्जांपल, मैं एटीएम से पैसे निकाल लिया, ओके, पैसे निकालने के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मेरा बैंक के साथ, मैं पैसे विड्रॉ कर चुका हूं, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? टैसिट। साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंट, ये दिखा नहीं है कहीं पर, साइलेंट है, तो इसको भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं मालिक? इंप्लाइड। मैं रेस्टोरेंट में गया, कॉफी मंगाई, क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस नहीं, पैसा देना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बोला था, फिर तो मैं ऐसे ही बोल, मैं तो बोला ही नहीं तो पैसा देने का कॉन्ट्रैक्ट किधर हुआ था? ओके, ऐसा नहीं होगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इंप्लाइड। लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूं, मेरी जीप खरीदेगा कि 50 लाख में, तूने हाँ बोला, ये कौन सा है? एक्सप्रेस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, इसके बाद आता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये तो 2 चीज एकदम क्लियर कट है। 2 परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस 2 है, एक है एग्जीक्यूटेड और एक है एग्जीक्यूटरी। तो एग्जीक्यूटेड कौन से होते हैं? जिसमें कंसिडरेशन ऑलरेडी हो चुका है, या तो कंसिडरेशन, या तो एक्ट होगा, या तो एब्स्टिनेंस होगा। याद आया मालिक? या तो एक्ट परफॉर्म है या एब्स्टिनेंस किस में आ गया है? रिकॉर्ड। याद है, मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा, पर जे कोर्ट में नहीं आऊंगा वो लिख के दूंगा ना मैं, तो ये एक्ट, इसमें याद रखना एग्जीक्यूटिव का मसाला पढ़ना बड़ी, क्योंकि ये कंसिडरेशन है जो या तो एक्ट है या तो एब्स्टिनेंस। ओके, तो जो एक्ट है वो तो या तो क्या हो गया है? परफॉर्म, या एब्स्टिनेंस है उसको मैंने क्या कर दिया है? रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में आ गया मतलब क्या? अभी एग्जांपल 15 दिन के बाद कोर्ट में आना था, मैं आज बोल रहा हूं नहीं आऊंगा, मैं लिख के दिया, ये भी हो गया काम। या मैं 15 दिन के बाद कोर्ट में नहीं दिखा, ये भी तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये कॉन्टेक्स्ट में क्या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? एग्जीक्यूटेड। और दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटरी, यानी ये परफॉर्म करना बाकी है या हो चुका है बाकी। इसमें 2 है, कौन से? यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल में किसका बाकी है? एक का। बायलैटरल में दोनों का। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, एज्यूम कर तूने फीस, मतलब फीस पे कर दी है तुम लोग ने, ओके, और मेरा पढ़ाना बाकी है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? यूनिलैटरल। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट आएगा, लेकिन तेरा फीस भी बाकी है और मेरा पढ़ाना भी बाकी है, बायलैटरल। कॉन्टेक्स्ट समझा मालिक? ओके, इसके बाद आता है ये 2-3 डिफरेंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक डिफरेंस है वॉइड एंड वॉइडेबल, एंड वो एक और एक है वॉइड एंड
इलीगल। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट दोनों क्लियर है, इजी है, ये आप देख सकते हो, इस पे टाइम पास नहीं कर रहा मैं। इसके बाद आता है अपना कॉन्सेप्ट आता है जो घुसता है दो कॉन्सेप्ट में, एक है ऑफर, एक है एक्सेप्टेंस। शांति से याद करने की कोशिश करिए। ऑफर में पहला सवाल है क्लासिफिकेशन। अच्छा, उसके पहले व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर का सेक्शन क्या है? व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing something with the intent to obtain an assent of other, the person is told to be that he has given a offer, he has communicated the offer। क्या ये याद है मालिक? तो ऑफर क्या है? तो पहला क्वेश्चन आता है, सर ये काइंड ऑफ ऑफर ये छोड़ दो, ये मत देखो, ये टाइम पास नहीं करने का। ओके, ये है क्लासिफिकेशन ऑफर। कितने प्रकार के ऑफर है? 5। सबसे पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल। दोनों में फर्क क्या है? एक ऑफर किसको दिया मैंने? पब्लिक को दिया। एक ऑफर किसको दिया है? स्पेसिफिक। तीसरा सिनारियो क्रॉस ऑफर, चौथा काउंटर ऑफर, पांचवा स्टैंडिंग ऑफर। फटाफट बोल रहा हूं। ओके, इफ यू रिमेंबर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये ऑफर किसको दिया था? जनरल। क्योंकि किसमें पब्लिश किया था? न्यूज़पेपर। क्या ये न्यूज़पेपर जो रीड कर रहा है कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? यहां पर जनरल ऑफर में देयर इज नो क्राइटेरिया दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ओनली वन पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, बट दैट एनी पर्सन शुड बी नोइंग दैट ऑफर। हां, if the person does not know the offer is not communicated only, how there can be an acceptance? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, याद आया? जिसमें बच्चे को ढूंढने के लिए बोला, तेरे को कम्युनिकेट ही नहीं था, तो एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता है? तो यहां पर याद रखने का, भले ही जनरल ऑफर है लेकिन जनरल ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। दूसरा सिनेरियो स्पेसिफिक ऑफर, हु कैन एक्सेप्ट? ओनली बाय स्पेसिफिक पर्सन। इस केस का नाम क्या था अगर याद है तो? बोल्टन वर्सेस जोन्स। याद है क्या भाई? जो मालूम है ना, बोल्टन ने अपने कीड़े किए थे, जोन्स का ऑर्डर था ब्लॉकीहर्स्ट। ओके, जोन्स ने ऑर्डर किसको दिया था? ब्लॉकीहर्स्ट। वो ऑर्डर किसने प्रोसेस किया? बोल्टन। ओके, जोन्स बोलता है मैं पैसे नहीं देगा क्योंकि मेरा जो क्रेडिट आने वाला था वही मैं सेटल करने वाला था। ओके, बोल्टन बोला मेरे को तो दे भाई, तूने मेरे साथ थोड़ा सेटलमेंट है। बोल्टन गया कोर्ट में, कोर्ट ने क्या बोला? चोमे, तेरे को ऑर्डर नहीं दिया था। ऑर्डर किसको दिया था? ब्लॉकीहर्स्ट। तूने उससे लेना चाहिए था ना भाई। ओके, उसका कॉन्टेक्स्ट है, तेरा ये कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला नहीं है। तो दो ऑफर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, दूसरे ऑफर का एग्जांपल मैं और 2-3 दे रहा हूं। स्पेशल ऑफर का अगर आपको याद होगा, मैंने प्रशांत सर को फोन किया, प्रशांत सर ओके क्या मेरी जीप खरीदनी है? प्रशांत सर की वाइफ ने बोला हाँ खरीदनी है, चलेगा क्या? नहीं, किसने ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? प्रशांत सर ने। तो याद रखना, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर में एक ही क्राइटेरिया है, वही बंदे ने ऑफर का एक्सेप्ट करना चाहिए जिसको ऑफर दिया है। अच्छा, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, मैंने बोला भाई प्रशांत सर मेरी गाड़ी 50 लाख में खरीदोगे क्या? प्रशांत सर ने बोला मैं खरीदूंगा लेकिन 45 लाख में। ये कौन सा ऑफर है? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या खास बात है? ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। ओके, जैसे प्रशांत ने बोला 45 लाख में, मैंने बोला नहीं बेचने का। प्रशांत बोले ठीक है 50 लाख, मैं बोला देने का नहीं अभी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस, क्योंकि काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? लैप्स। एंड लास्ट पॉइंट कौन सा ऑफर है? क्रॉस ऑफर। कुछ याद आया? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में तू और मैं एक साथ में एक टाइम पे ऑफर दे रहे, बीइंग इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर। तू भी इग्नोरेंट है, मैं भी इग्नोरेंट हूं, और एक दूसरे को अपन क्या दे रहे? ऑफर। और ये ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सेम। एंड सर स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है और कंटिन्यू ऑफर, ओपन ऑफर क्या होता है? जहां पर मैंने ऑफर दिया है और उसका पीरियड अभी तक खुला है, दैट इज कॉल्ड विच ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर। ओके, एग्जांपल मैंने 15 दिन में बोला था, तुम्हें 15 दिन में बताना है कि भाई मेरी गाड़ी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो 15 दिन के लिए ऑफर क्या है? स्टैंडिंग ऑफर है। लेकिन 15 दिन जैसे ही खत्म हो गए ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑफर आर देयर? 5। पहला पॉइंट जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। लेकिन मैं आपको वापस याद दिला दूं, ओके, अपन ने एक क्वेश्चन केस स्टडी किया था क्लास में सॉल्व। 15 दिन मैंने तेरे को दिए, लेकिन दूसरे दिन अगर मेरे को कोई बेस्ट ऑफर मिल गया, ओके, क्या मैं उसको बेच सकता हूं? ओके, लेकिन याद रखना कब नहीं बेच सकता? जब तेरा एक्सेप्टेंस, नहीं, वर्ड एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट, भूल गए। एक्सेप्टेंस दो थे, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर अगर तेरा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर सकता। ओके, एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एक्सेप्टर और प्रपोजर देखेंगे अपन, वापस याद आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, एग्जांपल इसका याद दिलाता हूं। ओके, एग्जांपल तो याद आ जाएगा मेरे ख्याल से। प्रशांत सर ने 20 तारीख को लेटर लिखा, अमित मेरे को गाड़ी चाहिए। सर ने 21 तारीख को पोस्ट किया, ओके, और मेरे को मिला 25 तारीख को। ओके, मेरे को बताओ क्या मैं 21 के बाद कोई ऑफर कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो पोस्ट हो चुका है। लेकिन प्रशांत सर ने कहा ड्रावर में रखा था 20 तारीख को, क्या मैं बना कर सकता हूं? यस। तो दिस इज एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये दो क्राइटेरिया याद रखने होंगे रिवोकेशन के कंटेक्स्ट में। इसके बाद आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये चुमू आंसर है। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। सर पहला पॉइंट, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल
रिलेशन। ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर इधर वाला लॉजिक ये रखा है मैंने, लेकिन याद रखना, मैं आपको याद दिला दूं क्वेश्चन कैसे है। मैंने क्लास में बताया था, शायद आप भूल गए होंगे, मैं वापस रिकॉल करा रहा हूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, राधा का बर्थडे पार्टी था, पिछले ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन था। राधा ने बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट किया था, याद आया? ओके और आप आए नहीं थे, तीन चार दोस्त नहीं आए थे। क्या वो तीन चार दोस्त से पैसे ले सकती है? नहीं। उसका आंसर लिखते वक्त लिखना था, ओके राधा ने जो ऑफर दिया था वो कौन सा ऑफर था? सोशल। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में नहीं लिखना है। और एक क्वेश्चन अपने किया था जिसमें याद होगा, अमित का ही नाम था, अमित की शादी हो गई थी, यूएस चला गया था, बोला भाई मैं पैसे भेजेगा, और उसके अंदर हमने क्या लिखा है? अमित का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। ओके दो क्वेश्चन कौन सा आ रहा है वो ध्यान रखना। ओके क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा लिखा, मैं वापस रिकॉल करवा रहा हूं, अगर आपने उल्टा सीधा लिखा, मां कसम बोल रहा हूं 0 मार्क है, भले ही आपका कंक्लूजन सही होगा। एग्जांपल वापस याद दिलाता हूं, अगर मैं 80 आपको बोलता है कि मेरे बर्थडे पे आइए, मेरे बर्थडे पे आइए, ओके ऑफर दिया था, आपने बोला ओके, आपने ऑफर दिया, आपने ओके किया और बर्थडे पे नहीं आए, क्या मैं आपसे पैसा ले सकता हूं क्या? आंसर इज नो। पर इसका आंसर क्या लिखोगे आप? ये बताओगे अमित ने जो ऑफर दिया था वो सोशल ऑफर, तो ऑफर के हिसाब से ऐसे लिखना है आपको ऐसा बताना पड़ेगा। एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में पहला पॉइंट, ऑफर कैसा होना चाहिए? क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ये सोशल ऑफर नहीं होना चाहिए, पर अमित ने इधर कौन सा ऑफर दिया? सोशल ऑफर, इसीलिए ये वैलिड ऑफर नहीं है, ये ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट का बात ही नहीं करने का है। लेकिन अगर क्वेश्चन मैंने ऐसा बोला, अमित है ओके प्रॉमिस किया था मनाली को कि भाई मैं तेरे को 10,000 रुपए हर महीने का देगा, और अमित ने वो पैसे नहीं दिए, ओके क्या मनाली अमित पे केस कर सकती है क्या? आंसर इज नो। पर इसका आंसर ऑफर के हिसाब से थोड़ा ना लिखेगा, ये आंसर किसके हिसाब से लिखेगा? कॉन्ट्रैक्ट। आप बताओगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एन एग्रीमेंट विच शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल रिलेशन होना जरूरी है, और लीगल इंटेंशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। दोनों आंसर अलग अलग है, एक में ऑफर लिखना है, एक में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना है। आई होप दोनों कनेक्ट हुए मालिक, एवरीबडी, दोनों सबको रिकॉल हुआ? कुछ भी डाउट है तो मेरे को बता देना, बट आई होप ये सबको रिकॉल हुआ। ऑनलाइन पर लोग आई होप ये याद आया। दूसरा सिनेरियो, ओके मेरे को बताओ ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टन या अनसर्टन? सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट नॉट वेग होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ओके तीसरा सिनेरियो, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ये तो ऑफरी को कम्युनिकेट होना ही चाहिए और उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए जिसको कम्युनिकेट हुआ है। ओके अगला, इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेन एन एसेट। ऑफर कंडीशनल हो सकता है क्या? यस। क्या ऑफर में मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है क्या? यस। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आई डोंट नो कितने जन को याद होगा, क्या मैं ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकता हूं? यस। लेकिन क्या मैं ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकता हूं तेरी नाम है हाँ है, ऐसा डाल सकता हूं क्या? तू चुप रहा तो मैं मानूंगा ऑफर एक्सेप्टेड है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। याद आया मालिक? ओके ये 6 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर क्या हो सकती है? स्पेसिफिक और जनरल, और एक्सप्रेस और इंप्लाइड। मैंने बोला था ये 8 पॉइंट आपने रटने चाहिए। अगर मैंने कभी भी क्वेश्चन पूछा एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, कितने पॉइंट लिखोगे? 8। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ऑफर क्या होना चाहिए? इलीगल रिलेशन। सेकंड सिनेरियो, ऑफर सर्टन। तीसरा पॉइंट, ऑफर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट। चौथा, क्या ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशंस हो नहीं, ऑफर का मेन मकसद क्या है? ऑब्टेनिंग एन एसेट। पांचवा, क्या ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है क्या? छठे, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि तू मना करेगा और मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। एंड सातवां, ऑफर जनरल भी हो सकता है। एंड आठवां, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड। लेकिन अगर आपको याद होगा, ओके मैंने बोला ओके मैं स्कॉलरशिप दूंगा जो बंदों को, जो पर्सन को 95% प्लस आया, क्या ये ऑफर है? नहीं, ये स्टेटमेंट है। मैंने प्रोस्पेक्टस दिया है, मैंने डिस्प्ले किया है, गुड्स डिस्प्ले की है, क्या ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। मेरे को बताओ प्रीसीडिंग टू ऑफर कौन है? प्रीसीडिंग टू ऑफर क्या है? प्रीसीडिंग टू ऑफर क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। मेरा एसेंट, तुम्हारा एसेंट नहीं लेना है, लेकिन तुमसे मुझे ऑफर चाहिए, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। अगले पॉइंट में कॉन्टेक्स्ट याद रखना, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। इनविटेशन टू ऑफर अ मियर कम्युनिकेशन और प्रपोजल ऑफ प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन अनाउंसमेंट अलग होते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चंस। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू मेक ऑफर और डू बिजनेस ऑफर नहीं है। गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन। याद है ऑक्शन का पॉइंट? ऑक्शन में मैंने तुम्हें बुलाया था, एक क्वेश्चन अपने सॉल्व किया था, ऑक्शन में तुम्हें बुलाया था, क्या ये ऑफर था? इनविटेशन टू ऑफर था। अरे आया, तुम आया, तुम्हारे हिसाब से आया है, ओके तुम मुझे ऑफर देने वाले थे, याद आया मालिक? तो ऑक्शन में ऑफर क्या होता है? ऑक्शन में ऑफर क्या होता है? ऑक्शनर देता है। ऑक्शनर देता है या जो ऑक्शन में बैठे वो देते हैं? ऑक्शन में बैठे, और वो मैं 1 2 3, ये क्या है? ये है एक्सेप्टेंस। क्या है मालिक? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कॉन्टेक्स्ट समझा मालिक? तो याद रखना, ओके अगर मैंने ऑक्शन में बुलाया तो ऑफर है, क्या है फिर? इनविटेशन टू ऑफर। लेकिन आपने जब आप ऑफर मतलब आप ऑक्शन में आए, इसका मतलब आपने मुझे क्या दिया? ऑफर दिया। आपने ऑफर दिया, आपने इनविटेशन टू ऑफर नहीं दिया। और मैंने जब 3 बार हथौड़ा मारा,
एक्सेप्टेंस, ये याद रखना। ओके, दैट इज व्हाट दे हैव डिस्कस हियर। शायद आपको याद आए। ओके, याद आए, कोशिश करिए याद करने की। अ पार्टी विदाउट expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to, he does not make offer but only invites। ये रटना है, आई होप याद होगा आपको। और लेकिन यहां पर अगर आपको याद होगा, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है जिससे मुझे तुझे तेरा एसेंट चाहिए, तो ये क्या होता है? ऑफर। ओके, निगोशिएटिंग ऑन टर्म्स इन्विटेशन में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्रेसिडेंट, व्हाट इज आफ्टर। इन्विटेशन टू ऑफर इज पहले, ऑफर के पहले या बाद में? पहले, और ऑफर बाद में आता है। दैट्स ओनली सिनेरियो। तो मैंने आपको याद होगा, अगर क्लास याद है, मैंने हमेशा बोला इनविटेशन टू ऑफर जो भी आया तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये आपको प्रोविजन ये लिखना पड़ेगा। मैंने क्लास बुक में भी मार्क कराया, आपको यही ध्यान रखना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? ओके, ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस। मेरे को बताओ एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन कहां से याद रखोगे? एकदम इजी। ऑफर का क्या था? ऑफर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन। अब सामने वाला फिर क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब क्या दे रहा है वो? एसेंट। ओके, तो इसमें क्या डेफिनेशन था? डेफिनेशन क्या था भाई? डेफिनेशन क्या था? ओके, व्हेन द पर्सन टू हुम इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। ओके, एसेंट ये देता है। देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स, ये किसका और एक डेफिनेशन है? प्रॉमिस का भी। अगर मैंने बोला प्रॉमिस क्या है, डिफाइन करो, तो आपका क्या बोलोगे? जब प्रपोजल दिया है और सामने वाले ने उसका क्या किया है? हाँ, जब ये क्या बन गया? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का डेफिनेशन और एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन सेम है। ऑफर का डेफिनेशन अलग है। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। याद आया ना मलिक? ओके, याद होगा। आग लगाई, बूम, याद आया? लाइटेड मैचस्टिक्स एंड ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो मेरे को बताओ, जब तक दोनों मिलते नहीं है, उसके पहले ये भी निकाल सकते हो, उसके पहले ये भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों मिलने के पहले निकालना है, वो अपना इसके बाद वाला पोर्शन है। पर उसके पहले व्हाट आर द वैलिड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस? अगर लीगल एक्सेप्टेंस मानना है तो वैलिड रूल्स क्या है? सबसे पहला मेरे को बताओ, एक्सेप्टेंस किसने देना चाहिए? कोई भी देगा क्या रे? ओनली जिसको ऑफर दिया गया है। अब जनरल ऑफर किसको दिया है? जनरल ऑफर किसको दिया है? किसी को भी दिया है तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय। लेकिन अगर मैंने बोल्टन एंड जोस के केस में ऑफर किसको दिया है? स्पेसिफिक, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक। पहला वाला कॉन्टेक्स्ट समझा क्या? बड़ी। सेकंड, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड याद करने की कोशिश करना, मैं मसाला समझा रहा हूं इधर। अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी टर्म्स एंड कंडीशन आप बदलोगे नहीं। अगर याद रखना, मैं वापस समझा रहा हूं, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन बदले, एग्जांपल प्रशांत सर ने बोला 50 लाख की जगह 45 लाख देगा, तो ये क्या हुआ? काउंटर ऑफर। तो ये पहले वाला ऑफर तो खत्म ही हो गया ना। तो याद रखना, कभी भी एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड। लेकिन मैंने बोला प्रशांत सर मेरे को ईमेल लिखना आपको चाहिए कि नहीं गाड़ी? प्रशांत सर ने ईमेल की जगह मेरे को लेटर लिखा, गाड़ी चलेगी। मेरा क्वेश्चन है, मोड चेंज किया? मोड चेंज करना भी क्वालिफाइड है। मोड चेंज करना भी क्वालिफाइड है। मोड चेंज करना भी सेकंड पॉइंट में आता था, याद है? लेकिन फोर्थ पॉइंट ने क्या बोला मालिक? फोर्थ पॉइंट ने बोला अगर मोड जो चेंज किया है और उसमें अमित ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या? यस, याद रखना, सेकंड और फोर्थ का डिफरेंस समझाना। मैंने क्लास में बहुत टाइम डाला है भाई। सेकंड में मैंने क्लियर बोला था मोड चेंज करने का नहीं, लेकिन चेंज करने के बाद ऑफरर ने वो मोड एक्सेप्ट कर लिया तो क्या मानोगे? वैलिड या इनवैलिड? वैलिड। फोर्थ वाला पॉइंट याद आया ना मालिक? एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन विच मोड? प्रिस्क्राइब। तो वापस बोल रहा हूं, अगर प्रिस्क्राइब मोड चेंज किया तो, मैंने खाली क्वेश्चन में इतना पूछा, प्रिस्क्राइब मोड चेंज किया तो आप क्या बोलोगे? एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड, क्योंकि मोड चेंज हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ है, इसीलिए एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला मोड चेंज हुआ और अमित ने इस मोड में एक्सेप्ट कर लिया, आंसर क्या वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या? कौन सा पॉइंट लिखोगे? फोर्थ। क्या ये पॉइंट समझा? सेकंड एंड फोर्थ का अपना रिश्ता बहुत अच्छे से, हाँ भाई याद रखना। अच्छा, ओके, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता याद है? ओके, तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। सेम लॉजिक वो ऑफर का जैसा था। और एक याद है रेलवे कंपनी का, जिसमें आपको ऑलरेडी ऑफर दिया था, उसने ओके किया और किधर रख दिया था? ड्रावर, ताकि लॉयर उसको दिखे। ओके, क्या वो एक्सेप्टेंस माना गया? नहीं, बात खत्म। तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए मालिक? कम्युनिकेटेड। अगला पॉइंट, एक्सेप्टेंस कितने टाइम में होना चाहिए? मेक श्योर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, 2 हफ्ते के बाद, मतलब दूसरे हफ्ता, अभी और 2 हफ्ता बचा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरे हफ्ते के इसमें। ओके, याद रखना, वापस मैं बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कितने टाइम में होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कितने टाइम में होना चाहिए? रीजनेबल। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है तो अपन डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो कितने टाइम में परफॉर्म होना चाहिए? रीजनेबल। कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस कितने टाइम में आना चाहिए? रीजनेबल। दोनों अलग अलग है। मैंने आपको पूछा मेरा घर खरीदोगे क्या? ओके, मेरे को बताओ 2 महीने के बाद तू हाँ बोलेगा क्या? नहीं, 7 दिन में तो हाँ बोल सकता है, लेकिन परफॉर्म कितने दिन में करना चाहिए? 2 महीना इज अ रीजनेबल टाइम। तो दोनों अलग अलग है। परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम, एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम। पहले क्या मिलेगा?
पहले क्या मिलेगा? एक्सेप्टेंस, और फिर क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस। ओके अच्छा, टमाटर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तू 7 दिन के बाद बोलेगा क्या? नहीं, लेकिन तू 2 दिन में, 1 दिन में कंफर्म करना चाहिए। लेकिन फ्लैट खरीद रहा है, क्या 7 दिन में बोल सकता है क्या मालिक? बात खत्म। ओके अगला पॉइंट, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। लेकिन आपको याद होना चाहिए, इसके अंदर अपन ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ओके न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, घर पे भेज रहा है, याद आया मालिक? और आप उसको ले रहे हो और उसके बाद पेमेंट कर रहे हो। 5 साल तक ऐसे ही चला, 6ठे साल उसने फेंका न्यूज़पेपर, और आप बोले मैंने थोड़ा ना मंगाया था। क्या यहां पर साइलेंस भी एक्सेप्टेंस माना गया है? यस। क्यों साइलेंस एक्सेप्टेंस आई? साइलेंस नहीं था एक्चुअली, आपका एक्सेप्टेंस था, पर कौन सा था? इंप्लाइड। आपके कोर्स ऑफ डीलिंग वाला कॉन्टेक्स्ट था बड़ी यार, तेरे साथ इतना तूने जैसा कोर्स ऑफ डीलिंग किया उसमें मेरे को एक्सेप्टेंस दिखा हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन बी कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या ये पॉइंट पक्के झेपे? ओके मैंने आपको कल मतलब यूनिट 1 समझाते हुए बताया था, ये पूरा ना चैलेंजिंग टास्क है, ये भी पूरा ना चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क मतलब रेयर है, पर इसका मतलब 0% नहीं है। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, तो इसको रटना चाहिए, हेड पॉइंट रटो, मसाले में ज्यादा पंचायती मत करो। लेकिन जो जो क्वेश्चन आ सकता है उसके मसाले को थोड़ा सा एम्फेसाइज करो, कंटेंट को थोड़ा सा रिटेन करने की कोशिश करो, एंड मेक श्योर आप उसको लिख पाओ। ओके इसमें टेक्निकल वर्ड ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना सा ध्यान रखो। ओके एक्सेप्टेंस की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही मालिक? क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए? ये दोनों अपन ने देखा, बोल्टन वर्सेस जॉन्स एंड गौरी दत्ता वर्सेस लक्ष्मी लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, और मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, उसमें भी अपन ने देखा कि एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, फेस टू फेस है और फेस टू फेस है, सामने जो हो रहा है, एक्सेप्टेंस और ऑफर कैसे होगा? फटाफट होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? टेलीफोन। प्रॉब्लम कब आएगी? ईमेल। प्रॉब्लम कब आएगी? लेटर। अब क्वेश्चन आता है, ओके टेलीफोन पे रहा तो आपको याद करने की कोशिश करो, क्या करना, क्या टेलीफोन पे रहा तो क्या? यहाँ अरे मैंने प्रशांत सर के साथ बोला, वो तो माँ कसम हावड़े जैसे आ गया ऊपर, याद आया क्या? भूल गए? अरे प्रशांत सर आ गए, माँ कसम दे दे भाई, गाड़ी दे दे। कैसा कैसा था भाई इंसान, ऐसा क्या लूटना रहता कह रहे? लेकिन लूट डाला, ठीक है फिर भी। अरे मैं सच में बोल रहा हूँ, ले ली सर ने गाड़ी, 5 लाख दे दी, ऑफर एक्सेप्टेंस। सर बोले कोर्ट में जा रहा हूं मैं। उन्होंने कितना 15 लाख दिया? सर को पूछ लेना, 15 लाख दिया भाई, 50 लाख की गाड़ी है उनके हाथ में गई। 50 लाख का तो मैंने वैल्यूएशन किया है, मार्केट वैल्यू निकालता तो और ज्यादा होती। ये खाली मेरे बोल बोल के 50 लाख निकल गया, नुकसान में आ गया मैं, और एविडेंस आए तो इसलिए सर ने क्या किया? कोर्शन। समझ रहा मतलब, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कोर्शन एंड मिक्सचर एवरीथिंग, और गाड़ी ले ली। अरे सच्ची में मैं रोज एक्टिवा में आ रहा हूं। अरे माँ कसम, तुमको मजाक लग रहा है? अरे सच्ची में मैं आज जाते जाते फोटो भेजूंगा, कल आते आते फोटो भेजूंगा। अरे गाड़ी नहीं है भाई मेरे पास, एक्टिवा है, हेलमेट है, एक्टिवा में आ रहा भाई मैं। सर बहुत सारी गाड़ी निकल गई, ले ली एक एक करके, ऐसे ही ली, हर बैच में बोलते गए, प्रशांत सर लेते गए, हर बैच में ऐसे निकल गया, गाड़ी निकल गई। तो मेरे को बताओ सबसे पहले, ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ओके फेस टू फेस में कम्युनिकेशन इमीडिएट, टेलीफोन में कम्युनिकेशन इमीडिएट, लेकिन टेलीफोन में डिस्टर्बेंस क्लियरली सुनाई देना चाहिए, याद है ना? पर प्रॉब्लम है लेटर का। लेटर का रिकॉल करो, लेटर में क्या होगा? लेटर में ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब एक्सेप्टर को लेटर मिलेगा, पहला पॉइंट। ओके खाली लेटर मिलना जरूरी है, रीड भी करना जरूरी है। पक्का क्लियर है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, ओके ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट है, मेरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? लेटर में, लेटर मेरे फेस टू फेस में सब में खत्म है ना, लेटर में एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? तो इसके 2 आंसर है। हो याद आया? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर, communication of acceptance as against the acceptor. Communication of acceptance as against the proposer is complete when he does something which is out of his hand. Okay, याद आया मालिक? यानी उसने क्या किया? लेटर लिखा या पोस्ट कर लिया? पोस्ट कर लिया। और communication as against the acceptor, communication of acceptance as against the acceptor, वो कंप्लीट कब माना जाएगा? जब मैं कौन? ऑफरर को क्या मिलना चाहिए? नॉलेज अबाउट द एक्सेप्टेंस। ओके तो ये 2 पॉइंट अब ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। लेटर का कॉन्टेक्स्ट समझा सबको? ओके 2 एग्जांपल मैंने इसमें दिए थे, याद दिला देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने बोला, प्रशांत सर को लेटर 20 तारीख को मिला, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब है? 20। लेकिन मैंने बोला उन्होंने रीड ही नहीं किया 20 को और 22 को रीड किया, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट है? 22। याद आया मालिक? ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सबसे पहले मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा है? कम्युनिकेशन के बाय एक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो सकता है। एक्ट कैसे है? कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगा? तो ये 3 चीजों पे निर्भर है, एक्ट है या ओमिशन टू डू है या एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है, इन 3 चीजों पे है। तो इसका लाइन को याद रखो, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, रीड मारो मालिक, एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as it to be out of the power of acceptor to
विड्रॉ द सेम, यानी प्रशांत सर अब इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, याद आया मालिक। एंड कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ये दो याद आए क्या, ये दो बहुत टेक्निकल टर्म क्यों है, क्योंकि अगर मेरा अगला सवाल आएगा रिवोकेशन कब तक करना चाहिए, रिवोकेशन कब तक करना चाहिए, तो मेरा पहला पॉइंट है ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है, ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है, मां कसम यार, ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, ओके, बिफोर द कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट द प्रपोजर, पर किसका, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कंप्लीट नहीं हो जाता। और भाई एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ओके। मां कसम याद नहीं आया तो मैं याद दिला देता हूं, ठीक है भाई, ले लो भाई, इसको याद कर लो भाई, भूलो मत रे, बहुत अच्छे से बताया था रे, ओके। 15 जनवरी को अमित तातेड़ ने ऑफर दिया, 80 ने ऑफर दिया, प्रशांत सर को याद आया क्या, ऑफर भेजा, प्रशांत सर को 20 तारीख को ऑफर मिला, ओके, लेकिन उन्होंने लेटर 21 तारीख को रीड किया, याद आया, ये उन्हें मिला, ओके, इन्होंने रीड किया। तो मेरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट है, 21, क्या ये क्लियर है, तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है। अब इन्होंने क्या किया, प्रशांत सर ने 22 को लेटर लिखा, 22 को लेटर लिखा, ओके। अब 23 को इन्होंने इस लेटर को क्या किया, पोस्ट किया, और 27 को मुझे मिला, 26 को मुझे मिला। अब मेरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है, तो इसमें दो आंसर है ना रे, ओके। पहला एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ओके, एज अगेंस्ट द अमित तातेड़, एज अगेंस्ट अमित तातेड़ कब कंप्लीट माना गया, ओके, 23 को, समझ में आया, दिस इज एज अगेंस्ट द प्रपोजर, याद आया क्या मलिक, ओके, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, झेपा ना मलिक, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके, प्रशांत सर के लिए कब होगा, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ये कंप्लीट कब माना जाएगा, 27 को, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, क्या याद आया मालिक, पर ये क्या है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर नहीं रहे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो खत्म पहले ही दिन पे हो गया ना रे, ये कौन सा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या ये झेपा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमित मना कर रहा है, अमित बोल रहा है मेरे को रिवोक करना है ऑफर, मेरे को रिवोक करना है, तो अमित कब तक रिवोक कर सकता है, अमित कब तक रिवोक कर सकता है, बिफोर 23, समझ में आया। तो इसका आंसर थियरी कैसे लिखोगे, ये डेट तो आपको आ गई, थियरी कैसे लिखोगे, अमित कब तक रिवोक कर सकता है, डेट नहीं पूछ रहा हूं यार, अमित कब तक रिवोक कर सकता है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट। अच्छा, प्रशांत सर कब तक रिवोक कर सकते हैं, 27 के पहले, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इज कंप्लीट, समझ में आया, ये डेफिनेशन को ध्यान रखना, रिवोकेशन का कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, क्या रिवोकेशन भी कम्युनिकेट होना चाहिए, और रिवोकेशन कम्युनिकेट होने के लिए मैंने दो क्राइटेरिया बताए थे, पहला क्राइटेरिया एक बंदे ने लेटर भेज दिया, और दूसरा क्राइटेरिया वो लेटर उसके पास पहुंचा, लेटर भेज दिया मतलब मेरे हाथ से वो निकल चुका था, और दूसरा मिला, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा रिवोकेशन का, जब वो लेटर उसको मिला। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना, कुछ कीवर्ड्स, ओके। इसके अलावा क्या टर्म्स एंड कंडीशन के भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है, टर्म्स एंड कंडीशन का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। बहुत बार टर्म्स एंड कंडीशन टिकट के पीछे लिखा होता है, याद है, लॉन्ड्री का याद है, लॉन्ड्री वाला चिट्ठी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन पीछे लिखा था, ओके, आपने पढ़ा नहीं, फिर भी क्या वो एक्सेप्टेड माना जाएगा क्या, आंसर इज यस। लेकिन याद रखना टर्म्स एंड कंडीशन विजिबल होना चाहिए एंड रीजनेबल होनी चाहिए, ओके। याद होगा एक जो ड्राइक्लिंग वाला है उसने बोला था अगर तुम्हारे कपड़े खराब हुए मैं सिर्फ 15% दूंगा, क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है क्या, नहीं, ये ध्यान रखना होगा, ओके। इफ रिमेंबर लिली व्हाइट वाला केस था, याद आया मालिक, ठीक है, ओके। आगे देखिए, when a proposal is accepted by letter sent by post as against the proposer, when letter of acceptance is posted, and as against the acceptor when letter of reaches the proposer, क्या ये एग्जांपल समझा जो मैंने अभी आपको समझाया, लेटर उसको पोस्ट किया तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट है, और लेटर उसको मिला कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन एंड टेलेक्स और फैक्स, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, इस केस में एक्सेप्टेंस इमीडिएटली माना जाएगा, लेकिन खाली लाइन क्या होनी चाहिए, क्लियर, एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ओके। बहुत बार स्पेशल कंडीशन कैसे कन्वे की जाती है, टैसिटली, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंडीशन आर आल्सो कन्वेड बाय द ऑफरी अगेन टैसिटली और विदाउट हिम इवन रियलाइजिंग इट। लेकिन याद रखने का टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल, टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल, ओके, ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इसको इग्नोर करिए, ये अपना अगला चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था।
रिवोकेशन पे आइए। ओके, ये मैंने वैसे भी यूनिट 1 में छोड़ा हुआ था, याद है ना मालिक? एक पेज मैंने वो छोड़ा था, वो यूनिट 1 के कॉन्टेक्स्ट में। अपना परफॉर्मेंस अभी आएगा नेक्स्ट वीक में, तब देखेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पढ़िए। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। प्लीज मेक श्योर ये लाइन समझो आप। ये क्या बोल रहा है? रिवोकेशन कंप्लीट नहीं बोल रहा है, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट करना। तो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी जो रिवोक कर रहा है, जब उसके हाथ से निकल गया, ओके, अब उसके पास वो वापस लेने की ताकत नहीं है। एंड जिसको उसने किया है उसके वो जब मिल गया रिवोकेशन, तो रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? मैंने अब इमेजिन करो, मैंने प्रशांत सर को लेटर डाला, रिवोकेशन कंप्लीट, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट एज अगेंस्ट अमित तातेड़ हो गया, एज अगेंस्ट अमित तातेड़। लेकिन प्रशांत सर के साथ नहीं हुआ। प्रशांत सर बोलेंगे मेरे को पता ही नहीं है। मैं बोलूंगा मेरे हाथ से तो निकल गया, मैंने तो डाल दिया था। प्रशांत सर बोले घंटा मेरे को नहीं मालूम। ओके, लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है ये कंप्लीट कब होगा? जब ये दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे? दोनों होंगे। तो दूसरा कब होगा? जब प्रशांत सर को लेटर मिलेगा। कौन सा वाला लेटर मिलेगा? रिवोकेशन। तो अपने एग्जांपल में अगर मैंने ओके रिवोकेशन कब तक कर सकता हूं? मेरे को डेट बताओ वापस। मैं रिवोकेशन कब तक कर सकता हूं? 23rd। एवरीबॉडी एग्री? ओके, अब मैंने लेटर 22nd को मैंने रिवोकेशन का लेटर डाल दिया, 22nd को रिवोकेशन का लेटर डाल दिया, 22nd को रिवोकेशन का लेटर डाला, लेकिन वो प्रशांत सर को 24th को मिला। अब मेरे को बता, ओके, मेरे को बता, क्या ये रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? पक्का झेपा क्या एवरीबॉडी? लेकिन प्लीज डू अंडरस्टैंड, एक चीज दिमाग में बिठाना, जिसका क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मां कसम बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर मैंने 23rd के पहले कुछ गुड्स मैंने ऑफर दिया था प्रशांत को 10 दिन में, बता मेरे को। मैंने प्रशांत को बोला था 10 दिन में बता, याद आया? मैंने प्रशांत सर को क्या बोला था? कितने दिन में बता? 10 दिन में बता। ओके, और प्रशांत सर 23rd को बता रहे थे, मैंने 22nd को ही वो गुड्स किसी और को भेज दिए। याद आया मालिक? क्या यहां पर मेरे ऊपर प्रशांत सर केस कर सकते हैं? नहीं। मैं गुड्स कब किसी और को बेच नहीं सकता? कौन से तारीख के बाद? कौन से तारीख के बाद मैं नहीं बेच सकता? 23rd के बाद नहीं बेच सकता। 23rd के पहले मैं बेच सकता हूं। ओके, 23rd के पहले बेच सकता हूं, लेकिन मेरे को अभी प्रशांत को नहीं बेचना है, मेरे को किसी और को नहीं बेचना, प्रशांत को भी नहीं बेचना है, प्रशांत को भी नहीं बेचना है। मैंने किसी और को बेचे नहीं है, पर मेरे को प्रशांत को भी नहीं बेचना है। अब इस केस में मैं लेटर लिखूंगा प्रशांत को, वो प्रशांत को लेटर कब मिलना चाहिए? कितने दिन के पहले? 23rd के पहले। सेम लॉजिक रखो, बस ये है कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? कंप्लीट। पर रिवोकेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी और को बेच नहीं रहे हो। तो अगर मैं किसी और को बेच रहा हूं तो रिवोकेशन का झंझट ही नहीं है ना रे। बस मेरे को ये खाली क्वेश्चन बताओ, मैं किसी और को कब बेच सकता हूं? कौन से तारीख के पहले बेच सकता हूं? 23rd। क्या ये याद रहेगा? तो आपको इसका थियरी आंसर क्या लिखोगे? मैं किसी और को कब बेच सकता हूं? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर इज कंप्लीट। याद रखने का ये लाइन ना एवरीबॉडी। क्या ये क्लियर है? लेकिन मेरे को किसी को नहीं बेचना, प्रशांत को भी नहीं बेचना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिवोक करना पड़ेगा। रिवोक कैसे करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करके बोलना पड़ेगा ना। तो अब मेरे को कम्युनिकेशन, ये रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होना चाहिए? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। दोनों का आंसर थियरी सेम है। अब मेरा क्वेश्चन और एक ट्विस्ट ले रहा है, मेरा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? मेरा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? जिसने रिवोकेशन किया उसके हाथ से निकल गया, एंड जिसके लिए रिवोकेशन किया उसको वो मिला, तब जाके मेरा रिवोकेशन का कंप्लीट माना जाएगा। एग्जांपल, मेरे को ये गुड्स किसी को नहीं बेचना है, घंटा किसी को नहीं बेचना है, किसी को नहीं बेचना है। मैंने 21 को प्रशांत को पोस्ट किया और प्रशांत सर को मिला 24th को। क्या ये रिवोकेशन माना जाएगा क्या? नहीं, काम खत्म। क्यों? कब तक मिलना चाहिए था? 23rd के पहले, लेकिन मिला कब? 24th। तो ये लाइन का इंटरप्रिटेशन समझा क्या? ये ए वाला पॉइंट जो पेज नंबर 9 पे है, ये मैंने क्लास में भी बहुत टाइम लेकर समझाया, आई होप आपको याद होगा। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ये कब करना होगा? जब मैं किसी और को नहीं बेच रहा हूं। अगर किसी और को बेच रहा हूं तो मेरे को बताने की जरूरत, लेकिन किसी और को कब तक बेच सकता हूं? 23rd के पहले। क्या ये एक पॉइंट क्लियर सबके लिए? ठीक है। ओके, अगला रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक कर सकते हो? पढ़ो फटाफट। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ओके, देन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय ऑफरर बिफोर इट्स acceptance, even though he has originally agreed to hold offer for definite period. So long as it's mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. समझ में कुछ आया?
ओके अगला रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन, ये अपने डिस्कशन कर लिए दोनों कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट का मैंने एग्जांपल दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन में कोई दिक्कत नहीं है, खाली बस याद रखने का दोनों की लाइन क्या होनी चाहिए, क्लियर। ओके खाली रिवोकेशन ये कम्युनिकेशन से ही हो सकता है या अदर तरीके से भी हो सकता है, अदर तरीके। एक क्वेश्चन अपन ने देखा था इफ यू रिमेंबर, स्कूल का एडमिशन लेने गया, एक पहुंचा था बंदा, ओके लेकिन स्कूल के एडमिशन में उसका कैंसिल कर दिया गया, उसने मालूम है ना बरोबर आया था, लेकिन उसने फिजिकल फॉर्म भरा नहीं था, टाइम पे फिर भरा नहीं था, तो रिवोकेशन किया कि नहीं ऑफर का, लेकिन रिवोकेशन वाज थ्रू कम्युनिकेशन और अदर वे, अदर वे, व्हाट आर द अदर वे अदर देन, ओके अदर देन कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। ये समझा क्या क्वेश्चन, ओके कौन से, पहला बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन इज कम्युनिकेशन ओनली, नेक्स्ट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ये समझा, ये क्वेश्चन में ही देखा था अपन ने, उसको कौन सा फॉर्म भरना था, फिजिकल, लेकिन भरा क्या उसने, कंडीशन थी। अगला पॉइंट बाय डेथ और इंसैनिटी, किसका, ऑफरर, ऑफरर का डेथ हो गया, इंसैनिटी हो गया, खत्म, रिवोक। ओके अगला पॉइंट कौन सा, ऑफर, नेक्स्ट पॉइंट नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ओके इन प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड, याद आया क्या मालिक, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया समझा दिया, अगर दूसरे मोड से आया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, क्या वो वैलिड माना जाएगा, यस। एंड लास्ट पॉइंट बाय सब्सिक्वेंट इलेगिलिटी, अगर याद होगा ड्रग्स था पहले क्या था, वैलिड, ड्रग्स पहले क्या था मालिक, वैलिड, लेकिन बाद में क्या हो गया, प्रोहिबिटेड, याद आया मालिक। तो मेरे को बताओ क्या यूनिट 1 क्लियर है, क्या यूनिट 1 मोटा मोटी रिकॉल हुआ मालिक, दो चीजें जो रिकॉल नहीं हुई उसका वापस एडिशनली कंटेंट पढ़िए, मेनली मैं वापस बता रहा हूं रिवोकेशन का कंटेंट पढ़िए, क्वेश्चन आए या ना आए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ इंटेंशन है कि अपने सिलेबस में एटलीस्ट सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। रिवोकेशन बहुत सटीक तरीके से बता रहा हूं, और मैं ये एग्जाम्पल को बार बार बता रहा हूं कि भाई याद रखना 23 तारीख के पहले मैं कभी भी रिवोक कर सकता हूं या किसी और को भी बेच सकता हूं, घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने किसी और को बेचा नहीं और मेरे पास ही वो गुड्स है तो मेरे को प्रशांत सर को क्या करना जरूरी है, कम्युनिकेट, और कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट। यूनिट 2 का कॉन्टेक्स्ट था कंसिडरेशन, आई होप सबको याद है कंसिडरेशन, डेफिनेशन रिकॉल करके बताइए। व्हेन एट द डिजायर, इजी है यार, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, कॉमा प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing, has done, abstain from doing, abstained or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called consideration for a promise। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है मालिक, ओके यानी एग्जांपल कंसिडरेशन कैन बी एक्ट डूइंग समथिंग, कंसिडरेशन कैन बी एब्स्टिनेंस, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, इट शुड बी मूव्ड बाय प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन, इट कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एनीवे ये गया खड्डे में, ओके जिसका एक लीगल रूल्स है वही आप याद कर सकते हो। लीगल रूल्स कितने थे, ओके अगर आपको याद है तो 8 थे, पर अपने 7 बनाए थे, याद है एक आंसर लिखा था जिसके अंदर 7 बनाया था, 2 चीज मैंने मर्ज कर दी थी, शायद आपको रिकॉल हो। पहला पॉइंट ओके याद है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, तो सबसे पहला कंसिडरेशन शुड बी मूव्ड एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ओके कौन सा केस लॉ था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, याद आया मालिक। दूसरा सिनारियो कंसेशन कौन दे सकता है, प्रॉमिसी और एनी थर्ड पर्सन, रमैया वर्सेस चिनैया, याद आया मालिक। तीसरा सिनारियो ओके कंसेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और एग्जीक्यूटेड एग्जिट। मैं आपको याद बता दूं, अगर पास्ट में कुछ मैंने वॉलंटरी सर्विसेज दी है वो रियल कंसिडरेशन नहीं है, वो वॉलंटरी सर्विस मानी जाएगी, ओके तो टेक्निकली उसके लिए फ्यूचर प्रॉमिस किया होगा वही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड माना नहीं जाएगा। याद है प्रशांत सर ने मेरा घर बचाने का बोला था यार, ओके ये याद रखना, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इफ रिमेंबर एडिक्वेट नहीं है, ऊपर नीचे तो होने ही वाला है। अगला पॉइंट कंसिडरेशन का परफॉर्मेंस, ये लाइन मस्त है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नेवर अ कंसिडरेशन। सर याद करने की कोशिश करो, जब परफॉर्म करना है आपको लीगली परफॉर्म करना है वो कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। एग्जांपल मैं तेरे को बोल रहा हूं कोर्ट में विटनेस बन के आ जा, ओके मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा, तू विटनेस बन के वैसे भी आने ही वाला था, क्यों, तू लीगली बाउंड है, ओके अब मैं उसके लिए 5 लाख बोला, ओके तू गया कोर्ट में, ओके तू आया बोला मैं विटनेस बन के आया, पैसे निकाल 5 लाख, मैं बोला नहीं, और एक केस हो गया, याद आया एग्जांपल, ओके क्या ये केस के लिए मैं 5 लाख रुपए दूंगा तेरे को, नहीं, क्योंकि इसके लिए मेरे पास क्या है, सॉरी मेरे पास क्या नहीं है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ही नहीं है ना मेरे लिए। तू बोलेगा सर कोर्ट में है आना, अरे वैसे भी झक मार के आने वाला था तू, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सिग्नल तू फॉलो करा, सिग्नल फॉलो कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देगा, क्या चुमे आया, सिग्नल फॉलो करना तो तेरा अधिकार है, बड़ी अधिकार मतलब तेरा ऑब्लिगेशन है, राइट, अधिकार बोल रहा हूं मतलब राइट है तेरा, वे ऑब्लिगेशन, तेरा राइट नहीं ऑब्लिगेशन है, उसके लिए पैसे क्यों दूं मैं, तो ये पॉइंट याद आएगा मालिक।
Consideration must be real, not illusionary, and consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. ये हफ्ते का, अगले हफ्ते का आपका कंटेंट रहेगा. तो मेरे को बताओ 7 पॉइंट ऑफ कंसेशन. व्हाट आर द लीगल पॉइंट और लॉफुल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कंसेशन. कितने पॉइंट है? 7. पहला पॉइंट, कंसेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? कौन देगा? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव. चौथा, कंसिडरेशन कभी भी एडिक्वेट नहीं होगा. मैं सिग्नल फॉलो करूंगा, कंसिडरेशन नहीं होगा. लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कैन नॉट बी कंसिडरेशन. एंड कंसिडरेशन क्या नहीं हो सकता? अनलॉफुल, इलीगल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. क्या ये पॉइंट क्लियर मालिक? ओके. अगला पॉइंट, कोर्ट में केस कौन कर सकता है? ओके. कॉन्ट्रैक्ट पार्टी या थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी. क्या मजाक कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट पार्टी या थर्ड पार्टी? कॉन्ट्रैक्ट पार्टी. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी. तो थर्ड पार्टी कैन, याद रखना, स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन, यस. स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, नो. बट क्या इसके एक्सेप्शन है? यस. इजी एक्सेप्शन है, रिकॉल करके बताइए. सबसे पहले अगर याद है, ट्रस्ट. ट्रस्ट का कौन? बेनिफिशियरी. ओके. ट्रस्ट का बेनिफिशियरी के बाद याद आइए, याद करिए, शादी. शादी के बाद फैमिली. फैमिली के बाद बेटा. याद है विनोद सर का एग्जांपल, लैंड कोविनेंट. याद आया? तो 4 तो एग्जांपल. ये किसके एक्सेप्शन चल रहे हैं बड़ी? Doctrine of privity. Stranger can be there to a contract, no, but there are certain exception. कितने exception है? 7. पहले 4 नाम बताइए फटाफट. सबसे पहले बेनिफिशियरी का ट्रस्ट. सेकंड क्या है? मैरिज. मैरिज में बीवी को मारा, याद आया? तीसरा फैमिली, मम्मी को दिया ही नहीं प्रॉपर्टी का हिस्सा, याद आया? चौथा सिनेरियो, बेटा बेटा बेटा, लैंड. तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा और विनोद सर का था ना रे. मेरे मरने के बाद क्या बेटा केस फाइल कर सकता है क्या? यस. लैंड कोविनेंट, लैंड कोविनेंट. नेक्स्ट 2 पॉइंट, इफ रिमेंबर, असाइनमेंट एंड एजेंसी. एजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में याद है, प्रिंसिपल भी तो केस कर सकता है. एंड असाइनमेंट याद है, असाइनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सक्सेशन. सक्सेशन में क्या जाता है? राइट्स एंड लाइबिलिटीज. असाइनमेंट में खाली जाता है राइट्स. याद आया मालिक? तो असाइनमेंट में हम क्या देते हैं? राइट्स. इफ रिमेंबर, बैंक के पास गया, मैं बोला मेरे को डेटा आने वाले, बैंक मेरे को डेटा आने वाले 6 महीने बाद आने वाले, पर अभी मेरे को पैसा चाहिए, तो मेरे को डिस्काउंटिंग करके दे दे. तो बैंक ने मुझे डिस्काउंट कर दिया. अब मेरे को बताओ, डेटा अगर मुझे पैसा नहीं देता है तो बैंक केस करेगी या मैं केस करूंगा? बैंक. तो बैंक तो थर्ड पार्टी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पार्टी तो मैं था, लेकिन मैंने क्या किया? असाइनमेंट. एंड लास्ट और एक कॉन्टेक्स्ट क्या था? लॉ ऑफ एस्टॉपल. अगर एक बार तुमने बोल दिया पैसा, मतलब तुमने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, तो तुमको बाउंड हो, क्योंकि लॉ बोलता है तुम मुकर नहीं सकते. लॉ ऑफ एस्टॉपल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? अभी आंसर आना चाहिए, माइनर. लॉ ऑफ एस्टॉपल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? माइनर. अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, पर लेकिन देख लीजिए, पहले ही पढ़ लीजिए. सूड बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन इज वैलिड एंड डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी. एक्सेप्शन, पहला पॉइंट ट्रस्ट, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, तीसरा मैरिज, चौथा असाइनमेंट. ओके. एस्ट्रोपल, कोविनेंट रनिंग विद लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट. ओके. मैं एस्ट्रोपल का एग्जांपल याद दिलाता हूं. विनोद सर ने मुझे पैसे दिए, एटी को पैसे दिए और बोला प्रशांत सर के पैसे प्रशांत सर को दे दे. मैंने प्रशांत सर को फोन किया और प्रशांत सर को बोला आपके 40,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं. अब प्रशांत सर मुझसे पैसे मांगने आए. ओके. मैंने बोला मैं नहीं दूंगा. क्या प्रशांत सर मुझ पर केस कर सकता है? यस. वैसे तो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट किसके, मेरे को पैसे किसने दिए, तो कौन मांग सकता है? विनोद सर. ओके. प्रशांत सर क्यों मांग रहे बात? लॉ ऑफ एस्ट्रोपल, क्योंकि मैंने प्रशांत सर को बोल दिया था कि आपके पैसे मेरे पास पड़े हैं. ये समझ में आया? याद आया एग्जांपल? आई होप याद आया ना मेरे. ओके. कंसेशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? आवाज नहीं आ रही बे. चाहिए. सेक्शन 25 बोलता चाहिए, लेकिन इसके एक्सेप्शन है ना. लिस्ट बता एक्सेप्शन कितने हैं. सबसे पहला 25(1) बता. सीक्वेंस ही है. 25(1) नेचुरल लव एंड अफेक्शन, 25(2) पास्ट वॉलंटरी सर्विस, 25(3) टाइम, मतलब टाइम, ये घड़ी दिखा रहा मतलब टाइम बाद डेथ. समझ में आया? टाइम बाद डेट. एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 25 कंप्लीटेड गिफ्ट्स. नेक्स्ट 2 जो इस चैप्टर के आगे के सेक्शन है, 140 और आगे वाले, एजेंसी एंड प्रशांत सर गाड़ी लेके गए, बेलमेंट. एंड लास्ट है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, चैरिटी. याद आया मालिक? ओके. मेरे को बताइए याद आया कि नहीं आया? ओके. तो सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ओके. इफ रिमेंबर, ये सबसेक्शन के साथ याद रखो. ओके. वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू टाइम बाद डेट. ये अगर सेक्शन याद होगा, 25(1) है, ये 25(2) है, ये 25(3) है. ओके. यहां पर कंप्लीटेड गिफ्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 25. ओके. एजेंसी आपको ध्यान रखना होगा, और बेलमेंट ये 184 है, ये 140, ये 184 नहीं 185 है, ये 148 है. एंड लास्ट पॉइंट चैरिटी, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. क्या इसके क्वेश्चन का याद आया ना मालिक? अपने क्या हुआ है एवरीबडी? ओके. मैं आपको हिंट दे रहा हूं. ओके. मैं आपको हिंट देके रख रहा हूं. इसमें से क्वेश्चन है आपका, जो अपने मॉड्यूल में नहीं है. मॉड्यूल मतलब अपने पूरा क्वेश्चन किया उसमें नहीं है क्वेश्चन. इसमें से है एक पेपर में, मेरे को इतना याद है. अभी एक क्वेश्चन इसमें, इतना हिंट देके रख रहा हूं, बस क्रैक करना पड़ेगा भाई तुम्हें.
ओके मतलब इससे ज्यादा और क्या दूंगा, मतलब अभी ये तो है, मैंने हिंट भी दे दिया, मतलब इस पे गारंटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। ओके आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 6 क्वेश्चन है एंड अटेम्प्ट एनी 5। मैंने कल देखा था अटेम्प्ट एनी 5, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 30-35 मिनट्स का टाइम लिमिट ले लो आप। ओके देख 5-7 मिनट आगे पीछे जो जैसे करना रहेगा ले लो। 27 तारीख का कॉन्टेक्ट रहेगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, पक्का ये जेबा। ओके तो क्वेश्चन किसमें से मिलने वाला है? अच्छा इसमें से तो कंफर्म है, इसके पीछे भी मिल सकता है, आगे भी मिल सकता है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसका तो कंफर्म है, मतलब 6 में से एक क्वेश्चन तो इसका है बड़ी, हाँ याद रखियो। ओके ये होने के बाद आपका लास्ट यूनिट है। ओके क्लोज कर देते, 5-7 मिनट 6 मिनट आराम से खत्म होना चाहिए अभी। और यूनिट मेरे ख्याल से यूनिट कौन सा है बड़ी, पेज नंबर क्या है? यूनिट 6 किधर गए भाई? 30, पेज नंबर 30। सबसे पहले कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताओ, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to contract such does or does not happen. What is a collateral? It is neither a promise nor a consideration of a contract. याद आया बड़ी? collateral. Okay याद रखना, contract of insurance indemnity guarantee fall under this. collateral contract क्या होता है? पोलक वर्सेस मुल्ला। collateral contract में क्या बोला हुआ है? an event which is neither a performance directly promised as a part of contract nor the whole concession of a promise. Sir how many essential requirements of a contingent contract are there? Okay तो याद रखना है 4। I hope चारों याद होंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ contingent contract परफॉर्म कब किए जाएंगे? परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी देयर इफ देयर इज अ इवेंट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ये इवेंट कौन सा होता है? कोलैटरल। ये इवेंट जो होता है वो मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मियर विल, और ये इवेंट ऐसा होना चाहिए अनसर्टन। याद आया मालिक? ओके याद रखना, मियर विल में मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, इफ रिमेंबर इट शुड नॉट बी ओनली मियर विल, इट कैन बी ए मियर विल प्लस कुछ अनसर्टन इवेंट। एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूं, मेरी इच्छा है कि भाई यार मुंबई जाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं मैं मुंबई गया तो 5 लाख रुपए दूंगा, ये मियर विल है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं मुंबई गया और बरसात हुई तो 5 लाख रुपए दूंगा, क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? यस। याद रखना, इट शुड नॉट बी अ मियर विल, इट शुड नॉट बी अ मियर विल, इट कैन बी अ मियर विल प्लस एनीथिंग एक्स्ट्रा, लेकिन मेरा विल खाली अकेला नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, फटाफट याद कर सकते हैं मालिक। ओके एक बार मेरे को पॉइंट बता दिए फिर रीड करते हैं। 32 हैपनिंग, 33 34 लिविंग पर्सन, 35 हैपनिंग टाइम, नॉन हैपनिंग टाइम, 36 इम्पॉसिबल। याद आया मालिक? ओके बस आपको याद रखना है हैपनिंग में क्या, ये हैपनिंग में क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो 32 क्या बोलता है? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन हैपनिंग इवेंट हैपनिंग, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अनलेस एंड अंटिल द इवेंट हैज हैपेंड। तो जब तक इवेंट नहीं होगा तब तक ये एनफोर्स नहीं होगा। तो इवेंट अगर इंपॉसिबल हो गया तो void the contract if event has happened, if event become impossible such contract becomes void. Okay उल्टा करो 33 में, it can be enforced only when the happening of this event become impossible। तो फिर ये void कब हो जाएगा? void मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे हो जाएगा? हैपन हो गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉसिबल लिविंग पर्सन। याद आया मालिक? और इसका बेस्ट एग्जांपल हमेशा देता हूं भाई, अपने क्लास में तो भूलने का नहीं, कटरीना की शादी। ओके मैंने बोला कटरीना से शादी कर ले और कटरीना की डेथ हो गई, कटरीना की डेथ हो गई, सेक्शन 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 कॉन्ट्रैक्ट void हो गया ना। मैं बोला शादी करेगा कटरीना से तो पैसे देगा 5 लाख रुपए, कटरीना गई, सेक्शन 32। कटरीना ने किसी और से शादी की, 34। कटरीना ने मेरे से शादी की, 34। शादी तो हो गई ना रे। बस इसमें क्या होगा, अगर उसने मेरे से शादी की तो ये क्या मुझसे क्लेम कर सकता है डैमेजेस? यस बस यही है। याद आया मालिक? ओके तो 34 क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल इफ कंटिंजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ living person when the living person does something to make the event or conduct as impossible। और मैंने आपको बताया डैमेजेस क्लेम हो सकता है अगर मेरी वजह से वो इंपॉसिबल हुआ है, मेरी वजह से इंपॉसिबल हुआ है। 35 चोमू आंसर है, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट ऑफ विद इन फिक्स टाइम बिकम्स वॉइड इफ एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड और सच इवेंट बिकम इंपॉसिबल। याद हो गया? इसके 2 पॉइंट थे। ओके और नीचे वाले के एनफोर्स करने के 2 पॉइंट थे। कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम मे एनफोर्स बाय लॉ when time fixed has expired and such event has not happened or before time has fixed, okay it becomes certain that event will not happen। okay यानी याद रखना उल्टा सीधा था, याद है ना? ऊपर void के 2 थे और enforce का 1, नीचे में enforce के 2 void का 1। तो ऊपर है ना ओके ये void जो हो सकता है ना उसके 2 पॉइंट लिखे, यानी दोनों में 2-2 पॉइंट वाले लिखे हुए हैं। आंसर वही तरीके से रखने का। एंड लास्ट पॉइंट, मेरे को नहीं लगता है इंपॉसिबल इवेंट का कोई दिक्कत है मालिक, एवरीबॉडी। ओके ये डेफिनेशन ये इग्नोर करो क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट अभी तक मैंने पूरा नहीं समझाया, वैसे थोड़ा मोटा मोटी आता है पर क्या मगजमारी नको। ओके नेक्स्ट वीक में होने वाला है। अगला आंसर कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट बडी कॉसी। Sometimes a law implies a promise imposing obligation on one party and confirming right in favor of another। ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, कंसेंट नहीं, लॉफुल कंसेशन नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं, घंटा। लेकिन कोड बोलता है
क्योंकि हमने तेरे पे ऑब्लिगेशन डाला है, तो हम इसको रिसेंबल करते हैं किसके साथ? कॉन्ट्रैक्ट। ये रिसेंबल हो रहा है, इसलिए हम इसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? क्वासी। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू रिमेंबर, किसी और को बर्बाद करके मैं बड़ा नहीं बन सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ओके मतलब ये नो वन ग्रो आउट ऑफ द रिच ऑफ another person loss। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट साइलेंट फीचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को नहीं लगता ये तीनों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम। साइलेंट फीचर कितने लिखोगे? 3। पहला पॉइंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने बनाया है। सेकंड, मेरा एक्सेस किसके लिए? सम ऑफ मनी, बट डजंट माइंड लिक्विडेट सम ऑफ मनी। एंड तीसरा सिनेरियो सबसे बेसिक पॉइंट, ओके, ये अधिकार मेरा पूरे वर्ल्ड के सामने है या पर्सन के सामने है? पर्सन। ओके, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कितने सेक्शन है? ओके 5, जिसमें से सेक्शन कौन सा है? 68, 69, ओके 70, 71, 72। अगर आप देखोगे तो टेक्निकली सिर्फ नीचे 2 ही पॉइंट लिखे सर, क्यों? क्योंकि बाकी सब सेक्शन में कोई ज्यादा कंडीशन है नहीं। तो पहले मेरे को बता दो 68 में क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड किसको किसको? माइनर और अनसाउंड माइंड और एनी पर्सन डिपेंडेंट ऑन सच माइनर एंड अनसाउंड माइंड। याद आया मालिक? ओके, और ये पैसा कहां से मिलेगा? क्या वो माइनर पर्सनली लायबल होगा? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी। बात खत्म। 69 पेमेंट बाय, इसका तो आंसर ही वैसे छोटा है। ओके, कैसे याद रखने का? रूम का एग्जांपल, मैंने विनोद सर से रूम भाड़े पे लिया था, विनोद सर का लाइट बिल मैंने भर दिया। ओके, क्या मैं विनोद सर से पैसे ले सकता हूं? यस, क्योंकि पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। ओके, सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर। ओके, सॉरी ग्रेटिट्यूड, सामने वाला बंदे ने जो काम किया वो ग्रेटिट्यूडस नहीं था, तो इसके इसमें कंडीशन क्या है? सामने वाले ओके ही हैज डन सम एक्ट, उसने कुछ डिलीवर किया है या तो कुछ काम किया है। याद है प्रेम को मैं लेके आया, सैलरी फिक्स नहीं थी, तो उसने क्या किया मेरे लिए? एक्ट किया है। ओके, या मेरे घर पे पिज्जा वाला आ गया, ओके, तो उसने क्या किया है? डिलीवर। ओके, क्या उसका इंटेंशन ग्रेटिट्यूडस करने का था? नहीं। और मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? बेनिफिट्स। तो मेरे को बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना, रीपे नहीं था ये, कंपनसेशन। और कंपनसेशन कैसे मिलता है? क्वांटम मेरिट। अगला पॉइंट, ओके, फाइंडर ऑफ गुड्स। ओके, फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी किसके जैसी है? अगर नाम याद है तो किसके जैसी है? बेली। किसके जैसी है? बेली। और वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा ध्यान रखने का। उसको 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले प्रॉपर केयर लेना, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, याद आया? सेकंड, वो क्या नहीं करेगा? अप्रोप्रिएट नहीं करेगा। एंड मोस्ट, रिस्टोर द गुड्स टू द ओनर इफ ही फाउंड। ओके, अगर उसने किसी और की कस्टडी में दे दिया, जब उसको गुड्स मिला था उसकी कस्टडी में लिया और उसे किसी और की कस्टडी में दे दिया, कि किसी और की कस्टडी में दे दिया, क्या वो उससे गुड्स वापस मांग सकता है? यस। इफ रिमेंबर, घड़ी मेरे की मिली थी दर्शन को और दर्शन ने शिवा को दे दी, क्या शिवा से वापस वो मांग सकता है? यस, बात खत्म। एंड और एक इसके साथ सेक्शन नंबर कौन सा याद रखने के? 168, 169 किसका था? 168। क्या जो फाइंडर ऑफ गुड्स है क्या वो रिवॉर्ड मांग सकता है? नहीं। सॉरी, रिवॉर्ड मांग मतलब क्या एक्सपेंसेस मांग सकता है? नहीं। सॉरी, एक्सपेंसेस मांग सकता है? यस। क्या पर उसके लिए केस कर सकता है? नहीं। उसके लिए खाली वो क्या कर सकता है? गुड्स रिटेन, लीन रखने का, याद है ना? अच्छा, और रिवॉर्ड दिया होगा, रिवॉर्ड अनाउंस किया होगा, क्या रिवॉर्ड मांग सकता है? यस। और रिवॉर्ड के लिए केस कर सकता है? यस। याद आया? ओके, क्या वो गुड्स बेच सकता है क्या? कंडीशन। ओके, कंडीशन, कंडीशन क्या कंडीशन थी? 2। पहला, गुड्स पेरिशेबल, या दूसरा जो ढूंढने के लिए कॉस्ट गई है वो कितने से ज्यादा है? 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। 1 लाख की घड़ी का अपन ने एग्जांपल देखा था ना बड़ी। ओके, ये होने के बाद आपके लिए लास्ट वाला पॉइंट है, मनी पेड बाय मिस्टेक और पोर्शन, सेक्शन 32। आई होप याद होगा बड़ी। एक क्वेश्चन मैंने क्लास में दिखाया था, क्लियरली दिखाया था कि एक मतलब एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं गया किराने वाले के पास, किराने वाले को 10 किलो गेहूं बोले, मैं बोला मेरे घर पे भिजवा देना, लेकिन किराने वाले ने मिस्टेकनली मेरे ऊपर वाले के घर पे भिजवा दिया। क्या ऊपर वाला बाउंड टू पे है या अमित बाउंड टू पे है? ऊपर वाला ना। क्यों? कौन सा सेक्शन? 70 और 72। 72 क्योंकि वर्ड क्या था? मिस्टेक। ढूंढना, क्वेश्चन को रीड करके ढूंढना। एम आई क्लियर? मेरे ख्याल से तीनों के तीनों यूनिट अभी आई होप मच बेटर है। अभी बस आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ये 1 घंटे का जो सेशन रहेगा, ये 45 मिनट्स या 1 आवर जो भी रहेगा, वो मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, उसको यूज कर लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन करने के लिए। कुछ डाउट आया तो, और कहीं पर भी कुछ डाउट आया तो व्हाट्सएप पे डालिए। ओके, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है मालिक? ओके, अस्सलाम, सी यू ऑन